कैबिन में अपने डेस्क पे बैठ के मैं एक एक कर रजिस्टर्स देखने लगा। रजिस्टर्स में गैरकानूनी तरीके से ब्लैक मनी मुल्क से बाहर भेजने वालों के नाम, भेजी गई रकम, वसूल करने वालों के नाम, भेजी गई जगह, रकम भेजी और वसूल की गई तारीख। ये सब कुछ कोड लैंग्वेज में तफसील से दर्ज था। ये सारा कोड अंग्रेजी, हिंदी और मराठी के अक्षरों और नंबरों को जोड़ के बनाया गया था, जिसे ब्रेक करने वाले एक्सपर्ट्स सिर्फ क्राइम ब्रांच और बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। मैं अपनी सर्विस में इस तरह के रजिस्टर्स पहले भी देख चुका था, इसलिए मुझे कोई हैरत नहीं हुई। रजिस्टर्स में रकम वसूल करने वालों के नाम के आगे नोटों के सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे, जो कोड लैंग्वेज में होते हुए भी कुछ कुछ समझ आ जाते थे। इसके अलावा 2 हिस्सों में फटे हुए बहुत सारे नोट भी थे, जिनका सिर्फ एक हिस्सा रजिस्टर्स में था। नोटों के सीरियल नंबर्स और 2 हिस्सों में फटे हुए नोट असल में किसी भी हवाला ट्रांजैक्शन के दौरान पासवर्ड का काम करते थे, और ना चाहते हुए भी नोटों पे छपी बापू की तस्वीर इस सारी खुराफात में गवाह बन जाती। इस कोड को एक्सपर्ट्स की मदद के बगैर क्रैक करने की कोशिश फिजुल थी, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की। दूसरा रास्ता था असगर के हलक में डंडा घुसा कि इस कोड को उससे जबरदस्ती डी कोड करवाना। रजिस्टर्स के सारे पन्ने पलट के अपने मतलब की शायद ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज चुके थे। बिना कोड क्रैक किए कोई खास जानकारी मिल नहीं सकती थी, और ना ही इन रजिस्टर्स में नकली नोटों की कोई जानकारी थी। इतनी सुबह लॉकअप में चैन से सो रहे असगर को 3rd डिग्री देना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे ही एक झपकी लेने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था और करीब 7 बज रहे थे। इतने में कांस्टेबल यादव अंदर आ गया और मुझसे गुड मॉर्निंग सर कहते हुए पूछा, चाय नाश्ता लेंगे सर? मैंने हाँ में सर हिला दिया, और कुछ देर बाद चाय और वड़ा पाव आ गया। नाश्ते से फारिग होकर मैं यादव के साथ अपनी सरकारी इशू रॉयल एनफील्ड पे काला चौकी बस स्टॉप की तरफ चला गया, किसी मिनी बस की तलाश में। और कुछ ही देर में बस मिल गई। मैंने ड्राइवर से पैसों की बात कर ली और उसे काला चौकी की तरफ चलने को कहा। कुछ ही देर में बस काला चौकी के सामने पहुंच चुकी थी। मैंने सभी ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को 9 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन वो 8:30 बजे ही अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म के मुंतजिर 2 लंबी कतारें बना के खड़े थे। मुझे देख के सबने एक जोरदार सल्यूट किया। मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की थी और इनमें से काफी लोगों ने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझे सल्यूट किया और जो इज्जत ये लोग मुझे अपने सल्यूट के जरिए दे रहे थे, उसकी वजह मुझे यही लगी कि इन्हें मेरी पिछली रात की कार्रवाई का इल्म हो चुका है। मैंने असगर के अड्डे को आग लगा दी थी और असगर को गिरफ्तार किया था। पांडे जैसे अपने पिछले सीनियर ऑफिसर की कमांड में ड्यूटी करते करते ये लोग शायद भूल ही चुके थे कि ये पुलिस ऑफिसर्स हैं। 80 के उस दौर में पुलिस ऑफिसर्स को गांधी जी के 3 बंदरों की सख्ती से नकल करने के लिए कहा जाता था। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। कई पुलिस ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करना तो चाहते थे, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स ही मुजरिम के जेब में हो तो कोई क्या करे। पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करती भी तो हमारे देश के महान नेता ट्रांसफर का आइसक्रीम पुलिस के मुंह में ठूंस देते। और ऐसा ही एक आइसक्रीम खाते खाते मैं भी काला चौकी पहुंचा था। इन ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को मुझसे उम्मीद थी, और ये उम्मीद उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। आज कई दिनों बाद वो कोई ऐसा काम करने जा रहे थे जिससे उन्हें दिली सुकून मिलने वाला था। उन्हें इस सुकून की उम्मीद मुझसे थी, और मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने 2 हवलदार और 8 कांस्टेबल्स को चौकी में ही छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि चौकी खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी और असगर की हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी थी। कांस्टेबल्स ने मिनी बस में अपनी सीट संभाल ली और इस दौरान ड्राइवर चौकी की जीप भी ला चुका था। बाकी ऑफिसर्स और हवलदार महेश यादव मेरे साथ जीप में सवार हो गए। सब इंस्पेक्टर RK सिंह ने पूछा, जाना कहाँ है सर? मैंने कहा, मारवाड़ी की दुकान पे, श्रीकांत हाड़कर मार्ग। मारवाड़ी की होलसेल की दुकान श्रीकांत हाड़कर मार्ग और GD अंबेडकर मार्ग को जोड़ने वाले यशवंत चौक के करीब थी। कुछ ही देर में हम वहां पहुंच गए। मैंने जीप से निकल के बाहर से ही दुकान का जायजा लिया। कोई खिलाफ मामूल हरकत मुझे नजर नहीं आई। इतने में सारे कांस्टेबल्स और ऑफिसर्स भी अपनी सवारियों से उतर चुके थे। मैंने 4 कांस्टेबल्स को दुकान के पीछे की तरफ जाकर नजर रखने के लिए कहा और बाकियों के साथ दुकान के अंदर घुस गया। मारवाड़ी ने अपनी फितरत के मुताबिक सारी दुकान को सामान से भर रखा था, इतना कि दुकान में पैर तक रखने की जगह नहीं थी। मैंने अपने ऑफिसर्स से कहा, चारों तरफ तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या, और मारवाड़ी को ढूंढ के मेरे सामने लेके आओ।
यस सर की आवाज लगा के सभी दुकान के अंदर की चीजों को उथल पुथल करने लगे। चंद ही मिनट में मारवाड़ी खुद ही लंबे लंबे कदमों से चलते हुए मेरे पास आ गया। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था उसको मेरा यहां आना पसंद नहीं आया। जाहिर है पिछली रात ही मैंने उसके जुए के अड्डे को आग लगा दी थी। मैंने खुद ही आगे बढ़ के कहा, नमस्कार लाला जी। उसने दहकती हुई आग अपनी आंखों में लिए मुझे जवाब दिया, नमस्कार। काफी सुना है लाला जी मैंने आपके बारे में। लाला जी ने कहा, जो भी सुना है बहुत कम सुना है, वरना तुम यहां आने की हिमाकत नहीं करते। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। एक फोन घुमाऊंगा ना सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इतने में यादव ने कहा, सर ये मिला है। ये उन्हीं रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर थी जो मैंने कल असगर के अड्डे से जब्त की थी। मारवाड़ी अचानक से हड़बड़ाया। उसने कहा, ये मेरी नहीं है। ये पुलिस वाले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मारवाड़ी ने अपने यहां काम करने वाले लड़के जो पास ही खड़े थे उनकी तरफ देखते हुए दोबारा कहा, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मारवाड़ी को कल रात ही पता चल चुका था कि रजिस्टर्स मेरे हाथ लग चुकी हैं। फिर भी वो ये सोच के मुतमईन था कि मुझे पहले असगर पे FIR करके उसे कोर्ट ले जाना होगा, पुलिस रिमांड लेनी होगी, और फिर जब असगर मारवाड़ी का नाम बताएगा उसके बाद मैं मारवाड़ी को गिरफ्तार करूंगा। तब तक मारवाड़ी सारे सबूत मिटा चुका होगा। मारवाड़ी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उसके अंदाजे से पूरी तरह अलग चाल चलूंगा। जब मारवाड़ी सबसे बार बार कह रहा था, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसकी हड़बड़ाहट को साफ महसूस किया। मैंने फौरन ही उसकी हड़बड़ाहट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए कहा, देख लाला, असगर रात भर की पूछताछ के दौरान इन रजिस्टरों में दर्ज बहुत लोगों के नाम बता चुका है, जिनमें कई रईसजादों के नाम भी शामिल हैं। मैं तुझे नहीं, उन रईसजादों को गिरफ्तार करूंगा इस रजिस्टर को सबूत बना के जो तेरी दुकान से बरामद हुई है। और तू तो अच्छी तरह से जानता है, हवाला और अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला उसूल है पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलते, चाहे कुछ भी हो जाए। इन रजिस्टर्स में ऐसे ऐसे नाम भी दर्ज हैं जिनका असरों रसूख अंडरवर्ल्ड और सियासतदानों की महफिलों में है। अब तू ही सोच, जब अंडरवर्ल्ड को पता चलेगा कि तूने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला है तो वो तेरे जिस्म के कौन से हिस्से पे गोली मारेंगे। अभी तो मैं सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहता हूं तुझसे। शराफत से चल, वरना जब मैं वारंट लेके आऊंगा तुझे घसीटते हुए लेके जाऊंगा। मेरे ये अल्फाज सुन के मारवाड़ी का हलक सूख चुका था। वो ये बात समझ चुका था कि ना तो मैं यहां उसकी रिश्वत की हड्डी हासिल करने के लिए आया हूं और ना ही मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूं। दिसंबर के सर्द आखिरी अशरे में मारवाड़ी के ठंडे पसीने छूटने लगे। वो कभी मेरी तरफ देखता और कभी उस रजिस्टर की तरफ जो यादव के हाथ में थी। मैंने अपनी चाल चल दी थी और अपनी चाल का असर मारवाड़ी के चेहरे पे साफ देख रहा था। अब मारवाड़ी के सुअर बदल चुके थे। उसने कहा, सर राड़ा करने में ना आपका फायदा है ना मेरा, आपस में निपटा लेते हैं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अंदर से मिठाई लेकर आता हूं। मिठाई खा लीजिए साहब। मिठाई से उसकी मुराद नोटों की गड्ढियां थीं। मैंने कहा, ठीक है, आपस में ही निपटा लेते हैं, चल फिर। ये कहते हुए मैंने अपनी 2 उंगलियों से अपने ऑफिसर्स को इशारा किया। वो मेरा इशारा समझ गए और हम सभी एक साथ मारवाड़ी को लेके जीप की तरफ बढ़ने लगे। मारवाड़ी को जीप के अंदर बिठाते हुए मैंने एक कांस्टेबल से कहा, दुकान के पीछे की तरफ मैंने 4 नफरी भेजी हैं, उन्हें बुला के लाओ। यस सर, कह के कांस्टेबल उन 4 कांस्टेबल्स को वापस बुलाने के लिए चला गया, जिन्हें मैंने दुकान के पीछे की तरफ नजर रखने के लिए भेजा था। जब सब वापस आ गए, हमने गाड़ियां स्टार्ट की और काला चौकी की तरफ चल दिए। मारवाड़ी मुसलसल पूछा जा रहा था, साहब चौकी क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, बात यहां भी हो सकती है। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे। और कुछ ही देर में हम चौकी पहुंच गए। जो लोग कहानी सुन रहे हैं ये सोच के हैरान होंगे कि जो रजिस्टर पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए थी वो मारवाड़ी की दुकान तक कैसे पहुंची। असल में जब मैं काला चौकी बस स्टॉप से मिनी बस की बात करके यादव के साथ वापस आ रहा था, मैंने अलमारी की चाबी यादव को दे दी थी और उससे कहा था कि एक रजिस्टर अलमारी से निकाल के अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेना और मारवाड़ी की दुकान में पहुंचने के बाद ऐसे जाहिर करना कि ये रजिस्टर वहीं से बरामद हुई है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सच्चे वाक़ियों को दर्शाती कहानियां पसंद आ रही होंगी। हम इस चैनल पे और भी ऐसी बहुत सारी सच्ची कहानियां हम लाने वाले हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारा सस्पेंस है। टिल देन स्टे अलाइव।